नमस्ते वानर सेना। मैं हूँ आपकी एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य जी और आप सब मुझे प्यार से नोबिता मैम बुलाते हैं। तो देखो अभी मैं टिप टॉप तैयार होके आई हूँ और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन जस्ट 20 मिनट्स। पूरा पूरा चैप्टर वन शॉट में मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अगर आप वीडियो टैब में जाओगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हमारी बारी आती है कि एग्जाम से पहले हम फटाफट रैपिड रिवीजन भी खत्म करें और 20 मिनट में मैं ये चैप्टर आप लोगों का एकदम चकाचक क्लिनिकल क्लियर करने वाला हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप तैयार हो कि नहीं हो? अगर तैयार हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वो कहते हैं ना, कर भला हो भला, तो थोड़ा सा भला कर दोगे आपका भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर हमारा। ठीक है, यस। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे और बढ़ते रहोगे आपको और भी लॉज पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन ये दोनों लॉ अभी आपके सिलेबस में है। एक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरे का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। या देखो जरा, नाम को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो नाम में ही सारी चीजें हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? संरक्षण, यानी कि आप उसी मास को जो है इकट्ठे उसी तरह एग्जैक्टली वहीं पे रखना है, आपको मास चेंज नहीं करना है। और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब जो भी प्रोपोर्शंस आप ले लो वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इस तरह से लिखने से तो नहीं चलेगा, है ना? इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो आओ समझते हैं। देखो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्शन से पहले जो चीज मिल रहे थे और रिएक्शन के बाद जो चीज बनी, इन दोनों के मासेस में कोई अंतर नहीं आएगा। इन दोनों के मासेस में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मान लो आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑल राइट। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये कार्बन के साथ जरा सा जलता है और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो कार्बन और ऑक्सीजन जितने जितने मात्रा में, अमाउंट में, वेट में, मास में जले हैं, उतने ही मास का आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां देखो जरा, यहां पे देखो वाटर वेपर भी है ना? तो मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक साथ आ जाते हैं तो इस पे क्या होगा? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आ सकते हैं तो ये बन जाएंगे वाटर या वाटर वेपर भी बन सकता है ना? वाटर या वाटर वेपर भी बन सकता है। तो अगर आप लकड़ी को जलाते हो तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और जुड़ के बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑलराइट। और इसी से यहाँ पे आपको कुछ कार्बन का रेसिड्यू मिल जाएगा। तो बच्चा, जितना आपने जलाया, मतलब जितने कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े हैं, उन दोनों के जुड़ने से जितना वेट होगा उतने ही वेट का आपको कार्बन रेसिड्यू मिलेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आ ही रही होगी, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कितने का जुड़ रहा है? देखो H2, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बच्चा? 1 ग्राम। तो यहाँ पे अगर H2 हो गया तो 2 ग्राम, 2 ग्राम मल्टीप्लाइड विथ 2 यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। ऑक्सीजन की मास होती है 16, तो 2 ऑक्सीजन है यानी कि 32 ग्राम। और ये 32 ग्राम और ये 4 ग्राम जब जुड़ जाएंगे तो ये बना रहे हैं 2H2O। अब इनका अगर आप एक रेशियो निकालोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 32 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। और ये इनकी प्रपोर्शन होती है, मतलब मास का रेशियो आपको मिल रहा है। और यही मास का रेशियो आपको हर जगह मिलेगा। तो चाहे आप पानी नाले से उठाओ, ऑस्ट्रेलिया से उठाओ, माउंट एवरेस्ट से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, पानी जो है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं वो इतने ही मात्रा में पाए जाएंगे हमेशा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जरा पढ़ते हैं। डाल्टन जी ने क्या क्या कहा था? डाल्टन जी ने कुछ 4-5 चीजें बताई थी और उसमें से आओ देखते हैं क्या क्या कहा था। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सारे के सारे मैटर जो है ना, वो बहुत ही छोटे 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 डेफिनेट पार्टिकल से बने हैं जिन्हें हम बुलाते हैं एटम्स। चलो ठीक है,
फिर उन्होंने कहा कि एटम्स जो है ना वो इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि आप ना तो उसे समाप्त कर सकते हैं ना तो उसे और आप डिवाइड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आगे जाके जब और ज्यादा साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि एटम्स आर इंडिविजिबल, ये गलत है, क्योंकि बाद में एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी मिला था। एग्जैक्टली तो ये बात गलत साबित हो गई थी। हालांकि उस टाइम पे जब डाल्टन जी ने कहा था ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि साइंस का तो इतना सारा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। साइंस बस शुरू शुरू हुआ था, एक नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा था उस टाइम पे साइंस, है ना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हुए, ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट दे शेयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वेट। इन्होंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट के हर एक एटम को अगर आप देखोगे तो उन सब के पास एक आइडेंटिकल वेट होगा। ये भी गलत साबित हो गया था बाद में, क्योंकि आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे सामने आ गया था, है ना। फिर आप देखोगे चौथे पॉइंट पे है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट मास। और उन्होंने कहा था लास्ट में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो व्हाइल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। तो जब वो कंपाउंड बनते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, और कैसे कंबाइन करते हैं, फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में। ये भी बाद में गलत साबित होगा था। अब इसे आप क्लास 11th में जाके पढ़ते हो तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चौथे वाले को देखो, उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट मासेस। उन्होंने कहा था कि अलग अलग एटम के डिफरेंट डिफरेंट मासेस होंगे। कुछ हद तक तो ये सही था, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि हमने आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट भी देखा है ना। तो इनके काफी सारे जो भी इन्होंने कहा था ना वो थोड़ा बहुत गलत साबित हो गया था। लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ कि उस टाइम के हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, क्योंकि साइंस एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा था और साइंस की डेवलपमेंट बस होना शुरू ही हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, ऑलराइट, अब हम आते हैं और समझते हैं कि एटम क्या चीज होती है। देखो यार, मैटर को जो है आप डिवाइड कर सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में, या फिर आप उन्हें प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में डिवाइड कर सकते हो। तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका नाम होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड। एक एलिमेंट में क्या होता है बच्चे, एलिमेंट में होता है आपका एटम, और दो या दो से ज्यादा एटम जब जुड़ जाते हैं तो ये बना लेते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे आपको मिल जाते हैं तो फिर आपको या तो हो सकता है कि एक शीट मिल जाए, या फिर आपको मैटर जो एग्जिस्ट करती है उसे आप छू सकते हो, फील कर सकते हो। तो एटम एग्जैक्टली क्या होता है बच्चा, एटम होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं हम, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को बनाता कौन है, हमारा ये एटम बनाता है। ठीक है, ऑलराइट, अब देखो यार एटम के रिलेटिव साइज को। रिलेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि हम कंपेयर करने वाले और समझने वाले कि आखिर कितना छोटा है एटम, कितना छोटा है। क्या आप उसे देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उसे छू सकते हो, शायद नहीं। हो सकता है जब आप मैटर को छूते हो तो एकदम ऊपर के हिस्से में जितने एटम है ना, शायद आप उन्हें छू भी पा रहे हो, शायद आप छू भी पा रहे हो। लेकिन ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि आगे आगे जितनी साइंस की डेवलपमेंट हुई है, कहीं तो किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक्चुअली में आप किसी भी चीज को कभी छूते ही नहीं हो, हमेशा कोई ना कोई थोड़ा सा गैप रह जाता है, क्योंकि एक ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्शन होती है, तो जिसकी वजह से आप किसी भी चीज को कभी छू नहीं रहे हो। ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, अब वो कितना सच है कितना नहीं है पता नहीं, क्योंकि उसके आगे और रिसर्च में क्या हुआ ये मैंने फॉलो नहीं किया। तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि साइंस ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आप पढ़ते रहोगे ना तो इंटरेस्ट और जागता रहता है, जागता रहता है, और मजा आता रहता है। ठीक है, ऑलराइट बच्चे लोग, तो चलो आगे बढ़ते हुए अब आप देखो बच्चे, 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 का मतलब पता है क्या होता है, 10⁻⁻10 का मतलब होता है एक डिवाइडेड बाई 1 0 0 0 0, 4 हो गया। ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10, इतने बार अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, एक मीटर को अगर आप इतने बार डिवाइड कर दो और उसमें से एक हिस्सा उठा लो, तब जाके आपको मिलेगा 10⁻⁻10। तो इतना छोटा है, एक हाइड्रोजन का एटम इतना छोटा है, तो दिख सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। पागल हो क्या, बिल्कुल भी नहीं दिख सकता। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितनी होती है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को जानने के लिए ये देखो, आपने क्या करना है, आपने जो है एक जीरो को हटाया तो 9 बार, एक मीटर को 9 बार, इस तरह से 9 0। ठीक है, एक मीटर को आप इतने बार डिवाइड करो, उसमें से एक हिस्सा उठाओ, तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का एक मेजरमेंट। ठीक है, तो क्या ये भी दिखाई दे सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। अब आगे देखो, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बड़ा है बच्चे, ये काफी बड़ा है। देखो 10⁻⁻4, यानी कि इसमें से एक दो
1 2 3 4 5 हटा दिया तो ये 4 बचा। अगर आपने 1 मीटर को इतने बार डिवाइड किया, उसमें से एक हिस्सा उठाओगे तो तब आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ग्रेन्स ऑफ सैंड, एक ग्रेन सैंड की होती है 10 टू द पावर -4, ओ सॉरी, एक एक्चुअली देखो हीमोग्लोबिन ना 10 टू द पावर -8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी सॉरी 10 टू द पावर -8 है, तो ये हो जाएगा। ग्रेन ऑफ सैंड की अगर हम बात करें 10 टू द पावर -4, वो हमें दिख जाता है। एंट की अगर मैं बात करूं तो एक एंट होता है 10 टू द पावर -2, और अगर वाटरमेलन की बात करूं तो वो 1 मीटर का कितना हिस्सा होता है, 10 टू द पावर -1, यानी कि 1/10 डिवाइड कर लो, है ना। 1 मीटर को आप 10 बार डिवाइड करो और उसमें से एक हिस्सा उठाओ, वो होगा वाटरमेलन का साइज। आया समझ बच्चे? इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई है? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हुए अब हम ये समझना चाहते हैं कि एटॉमिक सिंबल, देखो आज के जमाने में आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें कि कुछ 118 आपके पास एलिमेंट्स हैं, उसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उस जमाने की बात सोचो, उस जमाने में तकरीबन बस 10-15 एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हुए थे। तो ये जो 10-15 डिस्कवर हुए थे, तो उस टाइम पे लोगों को लगा था कि यार हम एक ना ऐसा सर्कल बना देते हैं और उसके बीच में एक डॉट लगा लेते हैं तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन के लिए हम जरा सा काला उसमें शेड कर देते हैं एक गोल बना के, ऑक्सीजन के लिए हम उसे खाली छोड़ देते हैं एक गोल बना के, फॉस्फोरस के लिए ये तो मर्सिडीज का सिंबल लग रहा है ना, सल्फर के लिए हमने क्या किया, डॉक्टर वाला सिंबल लगा लिया, आयरन के लिए हमने बस आई लिख दिया। तो इस तरह से बहुत ही मिनिमलिस्टिक आइडिया को सोच के इन्होंने एटॉमिक सिंबल्स लिखा था। लेकिन बाद में जैसे जैसे और एटम्स डिस्कवर होने लगे, जैसे जैसे और एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, आप बताओ यार एक गोले का आप कितना वेरिएशंस निकालोगे? निकाल पाओगे? एक गोले में आधा शेड कर दो, आधा खाली छोड़ दो, उस गोले में आप कुछ सिंबल लिख दो, फिर भी कितना वेरिएशंस निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। और इसीलिए हमारे पास जो है, बाद में हमने एटॉमिक सिंबल को लिखना शुरू किया कि पहला जो लेटर होगा वो हमारा होगा कैपिटल, और जो दूसरा लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा। गलती से भी एल्यूमिनियम के लिए आप ये एल लिख दोगे, गलत हो जाएगा। अगर आपने ये एल लिखा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ ये करेक्ट होगा। तो बच्चे ये समझ लेना, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो ये एल्यूमिनियम की सिंबल है। उसके बाद आर्गन का देखो ए आर हो गया, बेरियम का देखो बी ए हो गया, बोरोन का देखो कैपिटल बी हो गया है सिर्फ, ब्रोमीन का देखो कैपिटल बी और आर लिख दिया, कैल्शियम के लिए देखो सिर्फ कैपिटल सी लिखना है, और उसके बाद आपने स्मॉल लेटर ए लिखा है, कार्बन के लिए सिर्फ कैपिटल सी। और इस तरह से ये चार्ट आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। आपको कहाँ नोट्स मिलेगी? रैंक प्लस के ऐप में मिलेगी। तो बच्चों रैंक प्लस का ऐप आप डाउनलोड करना मत भूलना, जरूर से डाउनलोड कर लेना, सारे के सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, और आपको लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। मैंगनीज का होता है Mn, नाइट्रोजन का होता है कैपिटल N, ऑक्सीजन का होता है कैपिटल O, फास्फोरस का कैपिटल P, सिलिकॉन का कैपिटल S और स्मॉल लेटर I, सल्फर का होता है कैपिटल S, जिंक का होता है कैपिटल Z और स्मॉल लेटर N। तो इस तरह से सारे एटॉमिक सिंबल्स बनाए गए। लेकिन 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 ध्यान देने वाली बात यहां आती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स तो नहीं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका नाम हमने लैटिन या ग्रीक से उठाया है और उस नाम का सिंबल हमने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉपर को देखोगे तो कॉपर का जो लैटिन नाम है वो है क्यूप्रम, और इसीलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल सी एंड स्मॉल लेटर ओ, हम लिखते हैं कैपिटल सी और छोटा सा यू, ठीक है। यस, अगर मैं आयरन की बात करूं तो इसका नाम होता है फेरस, इसीलिए हम लिखते हैं कैपिटल एफ और स्मॉल लेटर ई। अगर मैं बात करूं लेड की तो इसका नाम होता है कैपिटल पी और स्मॉल लेटर बी। अगर मर्क्यूरी की बात करूं तो मर्क्यूरी का लैटिन नाम होता है हाइड्रोजाइरम, इसीलिए इसका सिंबल होता है कैपिटल एच और स्मॉल लेटर जी। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कैलियम, इसीलिए सिर्फ कैपिटल के। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, इसीलिए ए जी। और अगर मैं बात करूं सोडियम की तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है नाट्रियम, और इसीलिए ये है एन ए बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, तो किसी किसी का नाम जो लैटिन में था उसी को हमने रख दिया। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम और बहुत सारे एलिमेंट्स का जो स्टार्टिंग लेटर था वो और उसके सेकंड लेटर में जो है फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
जैसे कि आप देखो, बेरियम का हम Ba रख सकते थे, बोरोन का सिर्फ B हो गया, ब्रोमीन का सिर्फ Br हो गया। तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर सेकंड लेटर सेम हो रहा था। तो क्या करें, हमने सोचा कि जैसे पुराना नाम था उसी को वैसा ही रख देते और वहां से हम सिंबल्स डिराइव कर लेते। तो हमने ये किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा एटॉमिक मास की। बच्चे, आप सबको पता होगा कि एक एटम में सबसे बीच में होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये तो पता होगा। न्यूक्लियस में आपके पास होता है न्यूट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी, है ना। तो ये जो न्यूट्रॉन्स है और ये जो प्रोटॉन्स है, ये दोनों भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। किस चीज के लिए? ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं एटॉमिक मास को बताने के लिए। मतलब जब जब हम एटॉमिक मास की बात करें तब तब हमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के बारे में बात करना पड़ेगा। और अब अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट के लिए भी ना पहले क्या किया गया, हिस्ट्री की बात अगर मैं करूं, इतिहास में ये ना पहले कहते थे कि हम ऐसा करते हैं कि अपन ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सबका हम वेट बता देंगे, पर ये सारा गलत हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन को लिया। अब देखो बच्चे, कार्बन का आपको पता है कार्बन के पास आइसोटोप्स होते हैं, 3 कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। अब हमने क्या किया, हमने कार्बन 12 लिया, ठीक है। अब मान लो कार्बन 12 का एक एटम कुछ इस तरह से, तो इसको हमने डिवाइड किया, 1 2 3 4 हो गया ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। यहाँ पे एक और डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद अपन ने और भी क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने जो है इसको जरा और डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। इसको जरा और डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो हो गया 10 हो गया। और जरा जब डिवाइड किया यहाँ पे तो 12 टाइम्स इसको हमने डिवाइड किया। अब 12 टाइम डिवाइड करने के बाद ऐसा किया गया कि इसका एक जो भाग है उसको जो है ना, एक भाग, बस एक भाग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक भाग को जो है इस तरह से इन्होंने यहाँ पे से काटा और इसको जो है इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। क्या किया है हमने, हमने बस एक भाग को इस तरह से काटा और इसको जो है निकाल दिया। जब निकाल दिया मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर शेड कर दूं, इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को, इसको मैंने शेड कर दिया। तो जब शेड कर दिया, इसे शेड कर दिया, ठीक है, तो इस पार्ट को अगर मैं लूं तो ये कितना होगा, क्या ये 1/12 होगा? क्या ये 1/12 होगा? इसको मैंने 12 बार डिवाइड किया और फिर एक भाग उसका उठाया, तो 1/12 किसका, कार्बन 12 आइसोटोप का। 1/12 मैंने लिया है कार्बन 12 आइसोटोप का, और तब जाके हमें पता चलता है। और जब हम इस चीज को इस 1/12 ऑफ कार्बन 12 को जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ और उनके मासेस के साथ, तब हमें जाके पता चलता है एटॉमिक मास यूनिट। देखो तराजू यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 12 एटॉमिक मास यूनिट किसका है, कार्बन का है। इसके ये देखो 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 बच्चे, देखो देखो एक मिनट एक मिनट, देखो देखो इधर देखो, ये देखो 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 क्या लिखा है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन कार्बन का आइसोटोप कौन सा है, कार्बन 12 आइसोटोप है। तो कार्बन 12 आइसोटोप को एक तराजू में रखा और इधर आप इसको मैनेज करने के लिए जितना भी सामान रखोगे वही उसका क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप अगर दुकान में गए हो तो क्या करते हैं दुकानदार वाले, लोहे का एक कुछ रखते हैं जो कि 1 kg का होता है और फिर आलू डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं। जब ये 1 kg का हो जाता है तब पता चल जाता है कि मैडम ये 1 kg का आलू ले लीजिए। तो ठीक इसी तरह से यहाँ आपको पता है कि ये कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालते रहना है डालते रहना है डालते रहना है, जो भी एलिमेंट का आप मेजर करना चाहते हो। और उसके बाद जब ये इक्वल इक्वल हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि यही एटॉम का मास था, ठीक है। ऑलराइट, तो एटॉमिक मास यूनिट को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आपको डिफाइन करने के लिए करना पड़ेगा कि एन एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मास, जो कि रिलेटिव है, यानी कि कंपेयर करना पड़ेगा टू अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ कार्बन एटम, और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम। समझ आया, ये चीज समझ आया। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा कार्बन 12 आइसोटोप का एक्चुअल में मास कितना होता है, 12 होता है। तो 1/12 ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और यही दिमाग लगा के इन्होंने ये जुगाड़ लगा दिया।
समझे? समझे? यस, एब्सोल्युटली यस। अब समझ आया? अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट के और जो है ले लिया जाता है, और आप देखते हो कि एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये हो जाता है 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg। ठीक है, क्या होता है? -27 kg। बच्चे ये होता है आपका एटॉमिक मास। ये किसकी एटॉमिक मास होती है? ये आप मेरे को जरा बताना, ठीक है? ये आप मेरे को जरा बताना यहाँ पे। अगर आपको एटॉमिक मास पूछा जाए तो ये देखो कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और उनके एटॉमिक मास भी मैं यहाँ लिख के लाई हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.0079, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4.0026, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.941, बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9.0122। क्या आपको ये याद करने की जरूरत है? नहीं, नहीं जरूरत है, पर मैंने ये शीट यहाँ पे लगा दिया ताकि अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप इसे जरूर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। बच्चे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कंपाउंड कौन सी चीज होती है? जैसे कि H2O हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब होते हैं कंपाउंड। और अगर मॉलिक्यूल्स एलिमेंट की हम बात करें तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गई, तो ये हो जाते हैं आपके एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ आके जुड़ते हैं और उनका एक मॉलिक्यूल बनता है। दो या दो से ज्यादा एटम एक साथ आके जुड़ते हैं और वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है? ऑलराइट, अब जरा ध्यान से हम एटम्स और आयंस के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। देखो एटम जो होता है ना, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ना तो उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होती है, ना तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा ही, ज्यादातर वक्त आप ये भी देखोगे कि उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ना जाए तब तक उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है तो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसीलिए वो कैटायन बन जाता है। और जब एटम ने एक्सेप्ट कर लिया होता है इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इसीलिए वो बन जाता है एन आयन। इस एन आयन को आप कैसे ध्यान रखोगे? हमेशा याद रखना, एन आयन का मतलब होता है ए नेगेटिव आयन। क्या होता है? ए नेगेटिव आयन। इस तरह से याद रखना, एन आयन, ए नेगेटिव आयन। तो अगर आपको एनायन याद आ गया तो कैटायन तो याद आ ही जाएगा, ये भी आप कर लोगे, है ना? तो कुछ मोनो एटॉमिक आयंस को देखो। मोनो एटॉमिक आयंस का मतलब क्या होता है? कि जिन्होंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खोया है। तो ये देखो 1 प्लस Na प्लस के प्लस Ag प्लस Cu प्लस, ठीक है? अब मोनो एटॉमिक आयंस में जिन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स खोया है वो भी हो सकते हैं, जैसे कि Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस स्ट्रोंशियम 2 प्लस Ni2 प्लस Fe2 प्लस Cu2 प्लस, वो भी हो सकते हैं जिन्होंने तीन इलेक्ट्रॉन्स खोया है, उनको भी हम बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब बेसिकली सिर्फ एक एटम है वहां पे। तो फिर मैम पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है? भैया पॉली एटॉमिक आयंस भी होता है। ये देखो, अगर मैं लिखूं SO4 2 माइनस, अगर मैं लिखूं CO3 2 माइनस, तो ये क्या है? यहाँ पे कार्बन भी है, तीन ऑक्सीजन भी है, पॉली एटॉमिक। यहाँ देखो चार ऑक्सीजन है, एक सल्फर भी है, पॉली एटॉमिक, ठीक है? मोनो एटॉमिक आयंस देखो, एनायंस की अगर मैं बात करूं तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस हो सकता है। 2 माइनस की अगर मैं बात करूं तो O2 माइनस, S2 माइनस, Se2 माइनस हो सकता है। 3 माइनस की अगर मैं बात करूं तो N3 माइनस, P3 माइनस, ये भी हो सकते हैं। समझ आए? ठीक है। अब देखो पॉली एटॉमिक, जिसका मैंने अभी बता दिया था, पॉली एटॉमिक में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH माइनस होता है, अमोनियम आयन होता है, NH4 प्लस होता है। फॉर्मूला देखो नाइट्रेट की, नाइट्रेट में क्या होता है? NO3 माइनस होता है, ये देखो NO3 माइनस। फॉस्फेट को देखो PO4 3 माइनस होता है, सल्फेट का देखो SO4 2 माइनस होता है। तो ये होते हैं पॉली एटॉमिक, यानी कि जिसके पास ज्यादा एटम है, एक से ज्यादा एटम है, उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। अब बात आती है कि मैम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखे? इतनी सारी चीजें तो आपने पढ़ा दी, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखे? अरे बच्चों, केमिकल फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं करना होता है, एक का चार्ज इसका चार्ज, दोनों को किया क्रॉस, बस इतना है। तो देखो बच्चा, कैल्शियम के पास क्या चार्ज होता है? कैल्शियम के पास होता है +2, और ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज होता है? -2। तो कर दो इनको क्रिस एंड क्रॉस। अब +2 -2 एक दूसरे को खा जाएगा तो ये बन जाएगा CaO।
अगर मैं बात करूं NaCl की, तो ये देखो Na के पास होता है +1, Cl के पास होता है -1। कर दो इनको क्रिस क्रॉस, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl। ठीक इसी तरह अगर आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का लिखना है, तो ये देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या चार्ज होता है +1, नाइट्रोजन के पास क्या चार्ज होता है 3, तो यहाँ पे भी कर दो टोइंग एंड टोइंग, तो ये बन जाएगा NH3। बस बात ही खत्म, और क्या करना। और यहाँ पे तो आपको प्लस माइनस कुछ लिखना भी नहीं है केमिकल फॉर्मूला में, सीधे सीधे क्रिस क्रॉस करो और आंसर लिखो। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब कुछ और केमिकल फॉर्मूला में दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि MgCl को देखो MgCl2 लिखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि Mg की चार्ज होती है, मैग्नीशियम की चार्ज होती है +2 और क्लोरीन की चार्ज होती है -1, तो इसको टॉइंग करने पे ये बन जाता है MgCl2। अगर मैं कॉपर और नाइट्रेट की बात करूं, तो कॉपर की होती है +2, नाइट्रेट की होती है -1, इन दोनों को टॉय करो तो देखो NO3 के साथ होल ट्वाइस लग गया। ये देखो कैल्शियम को इसकी होती है +2, कार्बोनेट को देखो -2, इन दोनों को टॉइंग किया, कुछ नहीं हुआ, किसी के पास कोई चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि +2 और -2 ने एक दूसरे को मार मार के खत्म कर दिया। ठीक है, ऑलराइट। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी एवरेज मास होगी एक मॉलिक्यूल की डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। बच्चा, ये मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या है, ये तो इक्वल टू हो जाता है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये तो आपको पता ही होगा। यानी कि जो भी एवरेज मास, सारे एटम के मासेस को जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। आओ चलो एक काम करते हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है बच्चा, अब नाइट्रोजन का मास कितना होता है, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, बी, फिर सी, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन आता है ना। तो कार्बन का आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 7, तो इसके पास 7 प्रोटॉन होंगे, 7 न्यूट्रॉन भी होंगे, है कि नहीं। 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा आपको, 14 मिलेगा, तो नाइट्रोजन की मास हो गई 14। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो इसकी मास होती है 1। अब अमोनिया की फॉर्मूला क्या है बच्चे, NH3 है, यानी कि 14 + 3 × 1 = 3। तो 14 + 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 14 + 3 हो जाएगा 17। ठीक है, 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। बस इतना ही करना है, सारे एटॉमिक मास को जोड़ दो, आपको मिल जाएगा सब कुछ। चलो अब एक हार्ड वाला करके देखते हैं, देखो टफ वाला करके देखते हैं। हम लेते हैं NH42SO4, क्या लिया हमने, NH42SO4। आओ चलो इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो नाइट्रोजन का तो अभी अभी पता चला आपको 14 है, ठीक है। फिर आपके पास हाइड्रोजन देखो कितने हैं, आपके पास हाइड्रोजन है 4 × 2, 4 × 2 कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 हो गया 8, तो 14। और देखो नाइट्रोजन भी देखो 14, देखो 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 देखो, ये नाइट्रोजन एक है, और देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है सब लोगों को, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 14 × 2 भी करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें 14 × 2 भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 4 8, 2 1 2, 28 हो गया। फिर अपने पास है सल्फर। तो सल्फर की क्या होती है बच्चे, सल्फर का, एक सल्फर का एटम जो होता है उसकी मास होती है 32, तो सल्फर हमारे पास एक ही है। ऑक्सीजन की मास कितनी होती है बच्चे, ऑक्सीजन की मास होती है 16, और 16 यहाँ पे देखो 4 है ऑक्सीजन, तो 16 × 4 कितनी हो जाएगी, 4 5 20, 4 6 24, हाथ में रह गया 2, 4 1 4, 5 and 6 64। तो बस इन सबको गिन लो, बस इन सबको गिन लेना है। ओए 4 × 16 यही होता है ना, कि नहीं होता है, 4 5 20, 4 6 24 ही होता है ना, 4 5 20, 4 6 24, तो 4 4 1 4। एक काम करती हूँ मैं, ये काम करती हूँ मैं जरा सा इसको कैलकुलेटर ही कर लेती हूँ, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए, है ना। हो सकता है मेरे से गलती, क्योंकि मैं मैथ्स के टीचर तो हूँ नहीं, और मैथ्स तो मुझे नहीं आता, पर मैंने यहाँ सही ही किया है बच्चा, सही ही किया है मैंने। 16 × 4 करने पे हमें 48 नहीं, ये गलत लिखा है, इसको जरा काट दो आप। ठीक है, इसको जरा आप काट दो, ये क्या होता है, ठीक है। 14 × 6 कितना होता है बच्चा, 14 × 6 जो होता है 64 होता है, ठीक है, 64 होता है। तो इसे आप काट देना, यहाँ पे इसको आप जो है इस तरह से काट देना, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 64, है ना मेरे बच्चे। चलो ठीक है,
अब जरा हम इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करते हैं, चलो देखो 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 कैलकुलेट करते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, 28 प्लस 8 करना है, फिर हमें 32 ऐड करना है और हमें 64 जोड़ना है। ठीक है, कर देते हैं। देखो 8 और 8 हो जाता है 16 आपका। ठीक है, 28 प्लस 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 16 है ना, प्लस 32 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 64। अगर मैं कर दूं तो 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 16 इज हाउ मच 12, हाथ में रह गया 2, है ना। हाँ, फिर ये क्या होता है 2 और 3 और 6, 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11 और हाथ में जो 2 था वो मिला के 132 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर मेरे बच्चे हो जाएगा 132। तो चलो इसको मैंने काट दिया है। ये जरा सा जहां से भी मैंने पिक्चर लगाया ना वो गलत था और मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कि सच्चाई होगा, ये इतना यूनिटरी मेथड पे कौन ही गलत कर रहा है, पर गलत किया इन्होंने। खैर अभी मैंने इसको करेक्ट बता दिया, तो इसकी मास कितनी हो जाएगी, इसकी मास हो जाएगी 132। यू लिखना मत भूलना, क्या हो जाएगी इसकी 132 इंटू, हाँ जी इन्होंने बस ऑक्सीजन का गलत लिखा था, लेकिन एक काम करते हैं, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखो NH4 होल ट्वाइस और फिर SO4 है ना, इसकी मोलार मास पता है कितना, 132। एकदम करेक्ट बोला हमने, एकदम करेक्ट बोला। तो बच्चा 132 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। और ये हो जाती है आप लोगों का ये वाला चैप्टर खत्म, है ना। 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा लग गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, लेकिन आप जरूर इसको देख लेना। ठीक है बच्चे, विद दिस नोट टाटा बाय, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर तो जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, आई विल सी यू लेटर, बाय।